दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है गुप्त काल, यानी हम उस काल की बात करने जा रहे हैं जो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण काल है, समय है। आप इस प्रकार कह सकते हैं कि गुप्त काल प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करता था और ये प्राचीन इतिहास का एक बड़ा साम्राज्य के रूप में अंतिम साम्राज्य है, या कह सकते हैं ये काल जो पूरे भारत को समेट कर रखने की कोशिश किया। इसके बाद कोई भी शासक नहीं आएंगे जो पूरे भारत को समेट कर रखेंगे। खासकर हर्षवर्धन आएंगे तो वो सिर्फ उत्तर भारत के कुछ ही क्षेत्र को समेट के अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो गुप्त काल यानी एक महत्वपूर्ण साम्राज्य, और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारत मुख्यतः बिहार का इतिहास, ठीक है, कहा जाता है ये बिहार का इतिहास है। क्योंकि अगर मैं वैदिक काल के बाद आऊँ तो महाजनपद काल यानी पूरी तरह से पूरे भारत की बात करेंगे। उसके बाद शुरू होता है मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध का उत्कर्ष जहाँ से शुरू हुआ वो बिहार से रिलेटेड होता है। बिहार पाटलिपुत्रा संबंध रखते हैं, या फिर राजगीर या फिर वैशाली से राजधानी यही बनता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य में फिर बिहार की बात आएगी। मौर्योत्तर काल में श्योर कुछ विदेशी शासक हमारे यहाँ आक्रमण करता आते हैं, विदेशी शासक रहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया इनके बारे में। इसके बाद गुप्त साम्राज्य जो कि एक बड़ा साम्राज्य होगा, लेकिन मौर्य उतना बड़ा नहीं। ठीक है, मौर्य उतना बड़ा नहीं। और दूसरी बात, मौर्य और गुप्त में सबसे जो तुलनात्मक अंतर ये है कि मौर्य एक पूरी तरह से केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, जबकि गुप्त शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण की तरफ आगे बढ़ चुका था। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आज गुप्त काल के बारे में पूर्णतः जानेंगे। गुप्त काल से संबंधित जितना भी MCQ है वो एक में तो खैर नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक में करते तो ज़्यादा बड़ा हो जाता, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता। तो मैं कोशिश करूँगा इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको समाप्त करूं MCQ को। तो आज आपका पार्ट 1 है, यानी MCQ गुप्त काल का जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन लिया गया है और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन लिया जाएगा, और आपको 2 पार्ट में गुप्त काल का जितना भी MCQ है उनको समाप्त किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर हो, बिहार पुलिस हो, BPSC दे रहे हैं, JPSC दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट एग्ज़ाम UPSC, ठीक है, उस एग्ज़ाम तक में प्रत्येक साल अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो गुप्त काल से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा गया, चाहे उनकी कला को लेकर हो, चाहे उनका वास्तुकला को लेकर हो, चाहे उनके मंदिर के बारे में हो, चाहे उनके शासकों के बारे में हो, चाहे गुप्त काल के प्रशासन के बारे में हो। किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछने की कोशिश किया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, पूरे लेक्चर को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो को अच्छा देखते हैं, मुझे पता है, व्यू अच्छा भी आता है, ठीक है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। कम से कम एक लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो। आप लोग लाइक कीजिएगा। सेकंड बात है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों शेयर भी करेंगे, लाइक भी करें, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसलिए कीजिएगा कमेंट, ताकि मैं आपकी कमेंट को देखकर अपने आप को खुशी से आगे किस तरह से वीडियो बने, क्या मेरे में कमी रह गया है, इन सब की बात को देखा जाता है। और मैं कोशिश करूँगा आपकी कमेंट का जवाब देने की। जवाब जरूर देता हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जो मैंने बोला उसको ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और पूरी तरह से सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा। आपको मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, इनकी पूरी तरह से व्याख्या करते हुए आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गुप्त वंश का संस्थापक था, कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ संस्थापक पूछा गया है तो संस्थापक के रूप में ध्यान रखेंगे श्रीगुप्त होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ दे कि वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम होगा। कहा जाता है कि गुप्त शासक का पहला दो शासक, गुप्त वंश का पहला दो शासक
श्रीगुप्त और घटोत्कच जो उपाधि महाराज लिए थे, ठीक है। कहा जाता है इन लोग कुषाणों का सामंत थे, ठीक है। तो और पहला से शासक जो महाराजा धीराज की उपाधि लिया, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि लिया, वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम। और इसे कहा जाता है कि शायद कुषाणों के सामंत से बाहर निकलकर गुप्त ने अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया, और इस तरह स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाले जो शासक हैं वो है चंद्रगुप्त प्रथम। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है और संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त किसके सामंत थे। मैंने अभी बताया किसके सामंत थे, कुषाणों का। कौन कौन, याद रखेंगे, श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त और घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच तक गुप्त वंश कुषाणों का सामंत में रहा। इसके बाद जो ही चंद्रगुप्त प्रथम आएंगे तो गुप्त के सामंत से बाहर निकलकर ये आगे बढ़ जाएंगे और एक स्वतंत्र गुप्त शासक का या गुप्त वंश का स्थापना करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मैंने अभी बताया कि इन दोनों ने महाराज, ठीक है, महाराज की उपाधि धारण किया। तो इसमें कहा जाता है, इतिहासकार द्वारा कहा जाता है कि ये उपाधि सामंत धारण करते थे। तो सामंत किसका सामंत, कुषाणों का सामंत, संभवतः कुषाणों का सामंत रहा, ठीक है। लेकिन पहला शासक जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया वो है चंद्रगुप्त प्रथम, और इस प्रकार कहा जाता है ये गुप्त का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश ने डैश डैश दिया हुआ है अवधि में शासन किया, यानी कब से कब तक शासन किया। कहा जाता है कि गुप्त जो श्रीगुप्त है वो 275 ईस्वी से ही शासन करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 319 लेंगे, यानी प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल, जहाँ से कहा जा सकता है कि गुप्त स्वतंत्र होकर एक शासन व्यवस्था चलाना शुरू किया, या कह सकते राजा के रूप में पहला है जो शासक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो 319 से लेकर 550 ईस्वी विष्णुगुप्त, याद रखेंगे, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय 550 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। तो यही आपका सही होगा, यानी ये आपका इस अवधि तक गुप्त वंश ने शासन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है उसका नाम है समुद्रगुप्त, ठीक है। किसने कहा था, ध्यान रखेंगे, विसेंट स्मिथ ने, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा था किसको, भी समुद्रगुप्त। क्यों कहा गया था, कहा था उत्तर भारत के 12 राज्यों को जीतकर गुप्त साम्राज्य मिलाया, और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, लेकिन उसको अधीनता से स्वीकार करने के लिए कहा गया, उनको मिलाया नहीं गया था, ठीक है। कहा कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जिस तरह नेपोलियन चाह रहे थे पूरे यूरोप को जीतकर अपने साम्राज्य मिला लिया जाए, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी पूरे भारत को जीतकर अपने साम्राज्य मिलाया। इसीलिए विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बाकी देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश शासक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में सारा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आगे सारे क्वेश्चन पे आएगा, ठीक है, सबके बारे में आएगा। खैर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं आएगा यहाँ पे, अलग शासक है, ठीक है, इसीलिए। बाकी चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ मैं बताऊँगा इसके बारे में, ठीक। और सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए, आपको पूरी तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और आपको पूरे संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। मन में एक किसी प्रकार का कोई भी डाउट फील नहीं होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था, ठीक है, देवगुप्त भी था। बड़ा अच्छा है, बातें हैं कि यहाँ पर आपको बताना है कि किस एक अन्य राजा का नाम भी देवगुप्त भी था, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि देवगुप्त जिसका नाम था वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है।
इसे आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सिर्फ यही उपाधि नहीं है, बल्कि और इनका उपाधि था, जिसमें से एक देवगुप्त भी इनका उपाधि है। साथ ही साथ बहुत जगह में विक्रमांक भी कहा गया, नरेंद्र चंद्र भी कहा गया, श्री विक्रम सिंह भी कहा गया, ठीक है, बहुत सा नाम है। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखेंगे कि इसने परम भागवत का उपाधि ग्रहण किया। ऐसा बात नहीं है कि यही गुप्त शासक है जिसने परम भागवत का उपाधि ग्रहण किया था, ठीक है, लेकिन गुप्त शासक का पहला ऐसा शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया। और ये कहाँ जानकारी मिलता है? गढ़वा अभिलेख से, ठीक है, गढ़वा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत का उपाधि धारण किया था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त सम्राट है। ऐसे बहुत से सम्राट हैं जिसने परम भागवत का उपाधि धारण किया। वो कौन कौन है? तो कुमार गुप्त प्रथम, अस्कंद गुप्त, नरसिंह गुप्त, बलादित्य, इन सब ने परम भागवत का उपाधि धारण तो जरूर किया, लेकिन पहला शासक ऐसा है जो परम भागवत का उपाधि धारण किया, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और ये कहाँ जानकारी मिलती है? गढ़वा अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है, आराम से इसको आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए, कौशाम्बी में अशोक का स्तंभ था, ठीक है, याद रखेंगे, जो कौशाम्बी में अशोक स्तंभ था, उस कौशाम्बी के अशोक स्तंभ को क्या किया गया? अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में लाकर रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, ठीक है। तो याद इस बात का रखिएगा कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ के बारे में जो सूचना प्रदान करता है वो किसको करता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, इसी पर समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे जिसका नाम है हरिसेन, इसने उसी अशोक स्तंभ पर एक लेख लिखा जिसे हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति पत्र, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति पत्र। तो प्रयाग प्रशस्ति पत्र का लेखक आपको याद रखना है हरिसेन है, ठीक है। और बाद में चलकर इसी कौशाम्बी स्तंभ को अकबर क्या करेंगे? इलाहाबाद के किले में लाकर लगवा देंगे, ठीक है। इसके बाद उसी इलाहाबाद के किले का में जो अशोक स्तंभ था जिसमें प्रयाग प्रशस्ति पत्र भी लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, ठीक है, तो उस स्तंभ को जब इलाहाबाद में लाकर लगवाएंगे, उस इलाहाबाद स्तंभ पर अकबर, याद रखेंगे, अकबर का दरबारी कवि बीरबल और जहांगीर का भी लेख मिलता है, ठीक है, और जहांगीर का लेख मिलता है, यानी अकबर का नहीं, अकबर के दरबारी कवि जो है, अकबर दरबारी जो है बीरबल, उनका लेख मिलता है, और मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखेंगे, जो अशोक स्तंभ था कौशाम्बी में, उसी कौशाम्बी स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति पत्र लिखा गया हरिसेन के द्वारा। जो हरिसेन किसका दरबारी कवि है? समुद्रगुप्त का है, ठीक है। उसने लिखा, चंपू शैली में लिखा, ध्यान रखेंगे, और उसी कौशाम्बी स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में लाकर लगवाया, और आगे चल के उसी इलाहाबाद के स्तंभ पर, इलाहाबाद के किले में जो स्तंभ लगवाया गया था, उसी स्तंभ पर अकबर के दरबारी बीरबल और मुगल बादशाह जहांगीर का भी लेख उत्कीर्ण है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? वो है किसका? समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, ठीक है। तो कौशल शासक जिसका जो नाम है वो नाम है महेंद्र, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति पत्र जो हरिसेन ने लिखा था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ने, उस प्रयाग प्रशस्ति पत्र में कौशल के शासक का नाम उजागर किया गया है जिसका नाम है महेंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? मैंने अभी भी बताया, यहाँ पे
कहीं पर बीरबल का नाम नहीं है तो आपको मैं बताया कि मुग़ल बादशाह जहांगीर का नाम होगा। ठीक है, तो मुग़ल बादशाह ध्यान रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति पत्र पर मुग़ल बादशाह जहांगीर का लेख मिलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रयाग प्रशस्ति पत्र में, जिसे आप इलाहाबाद स्तंभ कहते हैं या अशोक का कौशाम्बी स्तंभ कहा जाता है, उस स्तंभ को अकबर ने कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद के किले में लगवाया था। ठीक है, और लगवाने के बाद मुग़ल बादशाह जहांगीर ने उसमें अपना लेख लिखवाया, साथ साथ बीरबल ने भी लिखवाए थे, लेकिन यहाँ बीरबल का ऑप्शन में है नहीं। तो जब जो ऑप्शन में है नहीं उनको सोचना नहीं है, तो यहाँ पर आपका जहांगीर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन इस प्रकार है। क्या कथन है भाई, देखिए कथन को। कथन इस प्रकार है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, ये बात एकदम सच है, प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, दूसरी बात है उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, नहीं। ठीक है, ये सरासर गलत है कि देवी चंद्रगुप्तम नामक जो एक नाटक है, ठीक है, एक नाटक है, लिखा किसने है, ध्यान रखेंगे, ये लिखा है विशाख दत्त ने। ठीक है, विशाख दत्त, याद रखेंगे, विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, और ये कोई महाकाव्य नहीं है बल्कि नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। और कहा जाता है इसमें रामगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई हैं, समुद्रगुप्त का बेटा है, उनकी पत्नी यानी देवी और चंद्रगुप्तम यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की बारे में कहानी है। ठीक है, और कहा जाता है इस देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त के बारे में भी है। कहा जाता है इस बात को लेकर कि रामगुप्त एक अयोग्य शासक था। ठीक है, और उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने मारकर सत्ता स्थापित की या सत्ता ग्रहण किए, और उनकी पत्नी जो देवी थी उनसे वो शादी करने को, उनके शादी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार आपका 2 सही नहीं है। और तीसरा कहता है वो प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 जहाँ पर हो आपका वही सही आंसर होगा, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। ठीक है, तो दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे आप कुतुब मीनार के नाम से भी, कुतुब मीनार के आसपास में है। ठीक है, तो या कुतुब मीनार में के प्रांगण में है। ठीक है, समीप भी कह सकते हैं है। तो उसमें एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, वो किसकी स्मृति में। ठीक है, उस लौह स्तंभ में सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है। ठीक है, चंद्र लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम याद रखेंगे, उसे मेहरौली लौह स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे उसे मेहरौली, ठीक है, मेहरौली लौह स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, लौह स्तंभ भी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, इस मेहरौली लौह स्तंभ में जो लेख लिखा गया है उसमें एकमात्र नाम है चंद्र। ठीक है, और चंद्र के उपलब्धि के बारे में लिखा गया है, लेकिन जिस प्रकार उनकी उपलब्धि का गणना किया गया है, लिखा गया है, वो उससे इतिहासकारों ने कहा कि गुप्त वंश के बारे में जिक्र किया गया है, और जिस समय की उपलब्धि की बात किया जा रहा है वो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात किया जा रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं ये चंद्र नामक जो व्यक्ति हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिसका आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, और ये पूरे के पूरे लेख संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखें, साथ ही साथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का भी चिन्ह अंकित है। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इनका पूरी व्याख्या किया जा रहा है, और उन व्याख्या को समझेंगे, एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, और चाहे तो आप क्वेश्चन को, आप इस पूरे बात को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और नोट करके रखिएगा, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ ना जाने कितने क्वेश्चन और आपका बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो हुनों ने भारत पर आक्रमण किया, ये बात सच है। ठीक है, किसके समय आक्रमण किया, ये वाली बात होनी चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके समय में आक्रमण किया गया था उसका नाम है अस्कंदगुप्त। ठीक है, अस्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसकी जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है, भित्री अभिलेख से मिलती है। ठीक है, भित्री अभिलेख से मिलती है। ये भित्री अभिलेख है कहाँ, तो गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में। ध्यान रखिएगा कि हुनों का आक्रमण हुआ था, हुनों को मलेच्छ भी कहा जाता है। ठीक है,
मलेश भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो हुन के समय में आक्रमण हुआ, स्कंदगुप्त के समय शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। और कहा जाता है भित्रीय अभिलेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि हुनों का सफाया, हुनों का पराजय स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है। इसमें एक लेख में लिखा गया, भित्रीय अभिलेख में लिखा गया है कि हुनों के विरुद्ध युद्ध के क्षेत्र में उतरने पर उसकी स्कंदगुप्त की भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप उठी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? तो इसका नाम है, मैंने अभी बताया, उनका नाम है स्कंदगुप्त, ठीक है। इसने विजय प्राप्त किया था, ठीक है। और हुन को मलेच भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मलेच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? मैंने अभी बताया, जिस अभिलेख से ज्ञात होता है वो अभिलेख का नाम है भित्री स्तंभलेख, ठीक है। इस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है शक विजेता किसे कहा जाता है? यानी शकों पर विजय किसने प्राप्त किया था? शक विजेता किसे कहा जाता है? कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय, ध्यान रखेंगे, रुद्र सिंह तृतीय को हराया, ठीक है। हराने के बाद पूरी तरह पश्चिम भारत से शकों का समूल नष्ट कर दिया गया, ठीक है। नष्ट करने के बाद शकों के विजय के उपरांत ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाएं, ठीक है, चांदी का सिक्का चलाएं। और वो सिक्का किस प्रकार का था? व्याघ्र प्रकार का था, यानी व्याघ्र शैली के में सिक्के चलाएं। साथ ही साथ कहा जाता है इसी समय इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी का सिक्का चलाएं। बहुत जगह में ये भी लिखा रहता है कि भारतीय अनुश्रुति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के कारण इसे सकारी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसे सकारी भी कहा जाता है, ठीक है, सकारी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जब पूरे पश्चिम भारत को शकों से खाली करवाया गया तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक नई राजधानी बनाया जिसका नाम है उज्जैन, ठीक है। उज्जैन राजधानी बना किसका? तो गुप्त वंश का सेकेंड राजधानी, जबकि फर्स्ट राजधानी तो है पाटलिपुत्र, ठीक है, यानी पटना। तो इस प्रकार इन सब बातों को ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक? तो मैंने अभी बताया चांदी का सिक्का जारी किया था, रजत का मतलब चांदी का सिक्का जारी किया गया था, वो व्याघ्र प्रकार, व्याघ्र शैली प्रकार का। वो कब? शकों के विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ध्यान रखेंगे फाहियान, जब फाहियान की बात आ रही है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में फाहियान ने यात्रा की। कब से कब तक की बात है? तो याद रखेंगे 399 से 414 तक फाहियान भारत में रहे थे। और ये कालक्रम है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कहा जाता है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, विक्रमादित्य के समय में आए थे, लेकिन इनके कार्यकाल को देखकर, यानी इनका जिस समय आए थे उस दौरान को देखा जाए तो वो समय है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, ठीक है। इसीलिए इसके शासनकाल को नाम से रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे मंदसौर अभिलेख सही सुमेलित है, किसका है? कुमारगुप्त प्रथम का। तक्षशिला अभिलेख, पतिक, इनका भी सही आंसर है। प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुफा लेख, ये भी सही है, लेकिन एरन अभिलेख ये सही नहीं है, ठीक है। ये है किसका? तो भानुगुप्त का, ठीक है, भानुगुप्त का। और इसी एरन अभिलेख से, ये एरन अभिलेख है कब का? 510 ईस्वी का। और इसी अभिलेख से पहली बार सती प्रथा का जिक्र मिलता है, यानी पहला अभिलेख साक्ष्य जो सती प्रथा का है वो है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। और आपसे पूछा भी गया है था कि कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, समुद्रगुप्त एरन अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए और एक तरफ शासक है और एक तरफ रानियां है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिलान नहीं किया गया है, मिलान गड़बड़ है।
तो आप इसको रानी लोग को मिलाइए सूची 1 से सूची 2 से। आपको ऑप्शन को मैं हटा दिया हूँ, बस आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पर चंद्रगुप्त से लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका मत समझिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम की रानी जो है वो है कुमार देवी। ये कहाँ की है? लिच्छवी का। जब इनका बेटा समुद्रगुप्त आएंगे तो उसने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं, ठीक है, लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवी का नाती, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके लिच्छवी के साथ संबंध अच्छा कायम किया, ठीक है। दूसरा है समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम है दत्ता देवी, ठीक है, दत्ता देवी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कुबेर नाग, या वो जगह हम कुबेर नागा लिखा रहता है, ठीक है। तो कुबेर नाग से शादी किए। और कुमारगुप्त प्रथम वो आपका मिला हुआ है, वो अनंत देवी। इसको आपको ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने नहीं समझा ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि क्या जरूरी, जो ऑप्शन यहाँ पर है कि ज़रूरी है कि वो एग्जाम में दिया जाएगा, ऐसा बात तो है नहीं। बस आप लोग याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम जानते हैं, कुबेर नागा या कुबेर नाग, और लास्ट में है कुमारगुप्त प्रथम, इसका पत्नी का नाम है अनंत देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब शकों पर विजय प्राप्त किया गया, तो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब पश्चिम भारत को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने कब्जे पे लिया, तो उसके साथ साथ भड़ोज बंदरगाह पर से भी काम होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन इससे पहले ताम्रलिप्ति बंदरगाह से काम होता था। तो इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब होता तो बी और सी दोनों होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको जो सही लिया गया वो आपका ताम्रलिप्ति है, यानी बी है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि शकों के विजय से पहले गुप्त वंशों ने ताम्रलिप्ति बंदरगाह से अपना व्यवसाय शुरू किया, अपना व्यवसाय करने काम किया, और इस बंदरगाह से पूर्वी एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा सब देशों में व्यापार करते थे। लेकिन आगे चलकर जब पश्चिम भारत को शकों से जीता चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने, तो भड़ोज बंदरगाह से भी काम होना शुरू हो गया, ठीक है। और वहाँ पर भी और सारे बंदरगाह था, ठीक है। तो इस प्रकार भड़ोज ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया गया है, और पहला बंदरगाह ताम्रलिप्ति है। इस प्रकार आयोग ने ताम्रलिप्ति को सही माना था। और ये क्वेश्चन 2 जगह पूछा गया है, यूपीएससी पूछा गया है, यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछा गया था, और इसके बाद आपका बीपीएससी पूछा गया है। तीनों जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो तीनों ने इसको ताम्रलिप्ति ही माना। तो इसीलिए, जबकि बीपीएससी में आपका 5वां ऑप्शन भी दिया रहता है, उसमें भी बीपीएससी ने नहीं माना इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक आंसर। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, आप भी ताम्रलिप्ति को ही टिक कीजिएगा, ठीक है, भड़ोज को छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो याद रखेंगे, गुप्त काल जब चल रहा था उस समय गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि एक बात पहले तो ये समझेंगे कि जो विशाख दत्त का जो नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक बात और ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात ये कि ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, ऐसा कोई बात नहीं है। सेकंड कह रहा है एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, ये भी गलत बातें हैं, ठीक है। सी कहता है 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में, संघर्ष की कथा के बारे में, ऐसा कोई बात नहीं है। जो सही चीज़ें हैं वो आपका डी है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भी संधियों के बारे में। अब ये दुर्भी संधि है क्या? यानी एक षड्यंत्र की बात किया जा रहा है, ठीक है, एक षड्यंत्र की बात किया जा रहा है, उनके बारे में मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त वंश की
औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को भी बहुतों ने, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम देखें सुश्रुत, इसका आंसर या आपका ए होगा, सुश्रुत होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखा जाए कि ये कब का है, यानी कब किस समय की बात किया जा रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सुश्रुत गुप्त काल के नहीं, ठीक है, इससे बहुत पहले की बात की है। लेकिन जब यहाँ पर ऐसी बात आ चुका है, इसको चारों में ऑप्शन को, चार में ही आपको टिक करना है ही है, तो कोई उपाय आपके पास नहीं है, आपको सुश्रुत टिक करना पड़ेगा। कहा जाता है कि सुश्रुत 600 BC समय के उस समय के औषधि के क्षेत्र में अपने काम किए थे। तो ये महाजनपद के समय की बात किया जा रहा है और हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं, और इसको अगर गुप्त काल में रखना औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आयोग ने इसे ए मान के चला तो फिर आप मान लीजिए, ठीक है, और कोई बात नहीं है। इसका आंसर आपका ए होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो प्राचीन भारत में, यानी कहने का मतलब है कि गुप्त काल की बात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, ध्यान देंगे कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो चरक है, वो चरक याद रखेंगे कि ये कुषाण शासक कनिष्क के राज दरबार में रहते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सुश्रुत के बारे में अभी आपको बताएं कि 600 BC की बात है, यानी ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। तो प्राचीन भारत में ये तीनों का तीनों कभी न किसी समय में आयुर्वेद रहें, ठीक है, या आयुर्वेद शास्त्र से संबंध रखें, ठीक है। लेकिन भास्कराचार्य हैं वो आयुर्वेद से संबंध नहीं है। भास्कराचार्य के बारे में याद रखेंगे, ये प्रख्यात खगोल और गणितज्ञ थे, याद रखेंगे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्हें सिद्धांत शिरोमणि पूछे ना पूछे, लेकिन लीलावती कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखेंगे, लीलावती नामक पुस्तक की या ग्रंथ की रचना की थी। साथ ही साथ सिद्धांत शिरोमणि का भी नाम याद रखेंगे। भास्कराचार्य एक खगोलीय और एवं गणितज्ञ दोनों थे, ठीक है। और इस प्रकार आपका सही आंसर बी होगा, जो भास्कराचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक थे, कौन थे? मैंने अभी बताया, भास्कराचार्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह स्थित था। मैंने अभी आपको बताया कि फाहियान जो आए थे वो 399 से लेकर 414 तक, ठीक है, 399 से लेकर 414 तक ये भारत में रहें, या कह सकते हैं पटना में रहें, पाटलिपुत्रा में रहें। उसी समय पाटलिपुत्रा में एक अस्पताल का जिक्र करते हैं फाहियान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। दोस्तों, मैं यहाँ तो छोटा सा स्क्रीन है, बहुत मैं लिख नहीं पाऊँगा इतना ज़्यादा, ठीक है। मैं सबका नाम बताता हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों के नाम आपको मैं बता देता हूँ। चाहे तो आप उनको लिख लीजिए कहीं पर, और नहीं तो अगर कहीं से फिर आपका कोई अगर और सोर्स है तो उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। उन 9 रत्नों में एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला नाम कालिदास, जो एक कवि लेखक भी हैं, ठीक है। बेताल भट्ट, जो कि जादूगर हैं। घटकरपर कूटनीतिज्ञ, शंकु वास्तुकार थे। छपनक फलित ज्योतिष थे। वररुचि व्याकरणविद थे। अमर सिंह कोशकार थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। ये सब का सब, ठीक है। और लास्ट में एक है वरामिहिर, जो खगोल शास्त्र के प्रणेता भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फलित ज्योतिष कौन थे? वो थे छपनक, ठीक है। बाकी सब का सब ये आपका 4 नाम यहाँ पर दे दिया है, और 5 नाम और याद रखिएगा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में
इन लोग का नाम शामिल होता है। ठीक है, और सब अपने अपने क्षेत्र के महान महान व्यक्ति हैं। कालिदास किसके शासनकाल के थे? मैंने अभी बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के थे। ठीक है, विक्रमादित्य के शासनकाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार एक व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य अपनी धुरी पर घूमकर 24 घंटे में अपना पूरा कर लेते हैं, जिससे दिन रात होती है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस वजह से मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका पहला जो व्याख्या किए थे वो कौन थे? तो याद रखेंगे आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट थे, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने अपना पुस्तक याद रखेंगे आर्यभट्टियम में इस विधि के बारे में बताया गया है, और सर्वप्रथम इसी ने खोज किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वी एक तो अपनी धुरी पे घूमती है, साथ ही साथ सूर्य का चक्कर लगाती है। जो अपने धुरी पे घूमती है तो वो दिन रात का प्रक्रिया होता है, यानी दिन रात होती है, और सूर्य का चक्कर लगाती है जो 365 दिन पूरा करते हैं, तो इस वजह से हमारा मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। तो गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को ध्यान रखेंगे दिनार कहा जाता था। ठीक है, यहाँ रूपक है यानी चांदी। ठीक है, चांदी का सिक्का को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक बात साफ साफ समझिएगा कि जो तांबा का सिक्का होता था उस समय गुप्त काल में, उसे मासक कहा जाता। ध्यान रखेंगे मासक। यहाँ पर निष्क लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। जब हम वैदिक काल की बात करेंगे तो वहाँ पर उस समय निष्क एक आभूषण हुआ करता था, गले का आभूषण। आगे चल के यही निष्क मुद्रा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। करसापन मौर्य काल का सिक्का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दिनार आपका स्वर्ण मुद्रा है गुप्त काल का, रूपक चांदी का मुद्रा है, ध्यान रखेंगे गुप्त काल का, और तांबे का सिक्का गुप्त काल में जो चला उनका नाम है मासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। मैंने बताया नाम था रूपक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम सिक्के जिसने जारी किए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम का सोने का सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सोने का सिक्के, ऐसे सबने सिक्का जारी किया, ऐसा बात ने सिक्का जारी नहीं किया, लेकिन प्रथम शासक हैं जिसने गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, का समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के जारी किए। ठीक है, कहा 8 प्रकार सिक्के जारी किए थे। तो इस प्रकार सिक्का सब जारी किया था, लेकिन पहला शासक। ठीक है, गुप्तकालीन लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। कैसे बोलते थे? प्राकृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा क्या है? विद्वानों की भाषा है। ठीक है, विद्वानों की भाषा है, या कह सकते हैं पुरोहितों की, ब्राह्मणों की भाषा है। ठीक है, तो स्त्री और शूद्र बोलते थे कैसी भाषा? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त हुआ। मैंने पीछे भी बता चुका हूँ, वो आपका भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ध्यान रखेंगे भानुगुप्त का एरन अभिलेख कब का है? 510 ईस्वी का है। ठीक है, 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरन अभिलेख ध्यान रखिएगा। इस अभिलेख से पहला सती प्रथा का अभिलेखीय जानकारी प्राप्त होती है। इसे कहा जाता है कि हम हड़प्पा सभ्यता से सती प्रथा का जिक्र दिखाई पड़ता है। लोथल में 3 समाधि मिला था जो कि युगल समाधि है। उसमें एक ही समाधि में यानी एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष का हड्डी मिला। तो इसमें कहा, इतिहासकारों ने कहा कि ये सती प्रथा का प्रमाण है, लेकिन वहाँ पर संभवतः है, आप नहीं पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि सती प्रथा प्रचलन में था, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः कहा जाता है कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा जिक्र कहा जाता है। भानुगुप्त का एक बहुत ही वफादार सैनिक या मित्र गोपराज की मृत्यु हो जाने से उनकी पत्नी को सती होना पड़ा। इसका अभिलेख भानुगुप्त ने अपने अभिलेख में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने किया? ठीक है, मैंने पिछला लेक्चर में, पिछले वीडियो में सारे संवत के बारे में जानकारी दिया था मैंने। ठीक है,
विक्रम संवत, शक संवत, इसके बाद आपका गुप्त संवत, ठीक है। हर्षवर्धन ने भी चलाए थे अपने समय में संवत, उनके बारे में भी। लेकिन जब यहाँ पर सवाल आ चुका है तो जान लीजिए प्रथम संवत, याद रखें चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण कब हुआ था? 319 ईस्वी में। इसी को गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? मैंने आपको पिछला वीडियो में बता चुका हूं कि भूमि अनुदान का पहला साक्ष्य सातवाहन शासक में दिखाई पड़ता है, ठीक है। सातवाहन वंश में दिखाई पड़ता है। इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को फ्री जमीन दिए थे, यानी कर मुक्त जमीन दिए थे, जिसको हम भूमि अनुदान के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाया गुप्तों ने, गुप्त वंशों ने, और यहाँ पर बहुत सारे भूमि को अनुदान स्वरूप देंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे, गुप्त वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्वर्ण युग की परिकल्पना जिस आधार पे किया गया है उनका एकमात्र यहाँ पर ये है कि इस समय बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया। फिर से जो वैदिक धर्म था, जिसे आप ब्राह्मण धर्म कहते हैं, जो डिक्लाइन हो चुका था, वो फिर से उजागर होता है, ठीक है। जो मूर्तियाँ कुषाण काल में नंगा मूर्ति बना, जिसमें कपड़ा नहीं था, उनको कपड़ा पहनाया गया, साथ ही साथ बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, ठीक है। कहा जाता है स्त्रियों के लिए स्वर्ण काल था। एक बात ध्यान रखिएगा, स्त्रियों के जितनी अच्छा दशाएं वैदिक काल में थी या ऋग्वैदिक काल में थी, उससे अच्छी दशाएं कभी रहा नहीं, ठीक है। आगे चल के स्त्री दशा खराब होते चला गया, खासकर उस समय खराब और हुआ जब हम स्त्री को उपनयन संस्कार से बाहर कर दिया गया। उपनयन संस्कार से जब बाहर कर दिए स्त्री को, उनको शूद्र के तुलना में ले जाकर हम रख दिए, और याद रखेंगे शूद्र और स्त्री को एक तराजू में तोल दिया गया कि आप उपनयन संस्कार से बाहर कर दिया गया। तो आप किसी भी तरीके से नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी गुप्त काल में। लेकिन ध्यान रखेंगे कुछ कारणों से साहित्य की दशा में बहुत सारे साहित्य लिखा गया था, इस समय बहुत सारे साहित्य लिखा गया था, ठीक है। इस वजह से मंदिर बना, प्रशासन अच्छा था, इन सब वजह से आप कह सकते हैं कि गुप्त काल को हम स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं या कहा भी जाता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका अगला वीडियो फिर कल आएगा, ध्यान रखेंगे, सेकंड पार्ट के रूप में। इसलिए आज 40 क्वेश्चन लिया गया है, और कल जो रेस्ट क्वेश्चन होगा 40, 50, 60 जो भी होगा वो कल आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसलिए आज 40 क्वेश्चन तक ही रुकेंगे, यहीं तक रुकेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किसी काल में थी नहीं। यहाँ पर जो भी काल लिखा हुआ है उस काल में थी नहीं। मैंने कहा कि अगर था तो वो ऋग्वैदिक काल में था, ठीक है। ये ऋग्वैदिक काल में क्यों था कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते आप स्त्री और शूद्रों को उपनयन संस्कार से बाहर कर दिए, यानी यहीं से आप स्त्री का और शूद्रों का स्थिति खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये था आपका 40 क्वेश्चन, ठीक है। आप सही से देखिए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे पूरे वीडियो को तो और बहुत सारे चीज़ें आपके माइंड में आएगा, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इनको देखिए, आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। किसी भी एग्जाम देने जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी, चाहे अन्य जेएसएससी हो, बीएसएससी हो, या फिर बिहार टीचर हो, या बिहार का पुलिस का व्यवस्था में जो अभी निकला हुआ 21 वैकेंसी है, उसमें सब सेक्टर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आप पूरा वीडियो को सही देखिए, और आपको अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, वीडियो देखते ज़रूर हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो कंजूसी को थोड़ा सा आप एक अंगुली को दबाइए लाइक बटन पर, जिससे मुझे खुशी होगी, और एक कमेंट ज़रूर करेंगे। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।